हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने यहाँ का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, और उसमें मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एक बात बताई थी लॉजिकली कि फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी उस दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया था कि सिंगैमी का मतलब होता है बस फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट मिक्स करेगी तो उसको बोलते हैं हम सिंगैमी। बट सारे प्रोसेस जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन में तो दोनों गैमेट बन गए, मेल और फीमेल, बट वो गैमेट कहाँ पे, जब वो उस वहाँ पे हो गई, उसके बाद फर्टिलाइजेशन में वो प्रोसेस वहाँ से आएगी कैरी होके, ट्रांसफर होके, जो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन साइट है उस फर्टिलाइजेशन साइट पे आएगी। फिर वहाँ पे दोनों देखेगा आपस में। ऐसा थोड़ी ना है कि सीधे आया दोनों गैमेट आपस में मीट कर जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों का कंपेटिबिलिटी टेस्ट भी होता है। जैसे कि देखो, बोलते हैं कि जैसे कि मान लो कि नॉर्मल सा एक रिश्ता लेते हैं शादी का, अरेंज मैरिज, लव मैरिज में भी ऐसी होती है। आप पहले जाके क्या करते हो, मिलते हो। हाँ, यहाँ तक सोचो कि जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ की मान लो डेटिंग वाली है, जब दोनों रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो डेटिंग के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, गर्ल्स भी रेडी होती हैं, बॉयज़ भी रेडी होती है, बिकॉज वो दोनों को एकदम से परफेक्ट लगना होता है। क्योंकि वो सोचते हैं क्या कि आज मतलब वो अपना बेस्ट देंगे ना, बिकॉज वो क्या बोलते हैं कि एक दूसरे को, ताकि एक दूसरे को पसंद आ जाए। तो वैसे ही है, तो गर्ल्स भी रेडी होती है, अपने घर से निकलती है। बॉयज़ भी, गर्ल्स से रेडी होना का मतलब हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फॉर्मेशन। बॉयज़ का रेडी होना का मतलब, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ टैग करके ताकि आपको लोकल लैंग्वेज में अच्छे से समझ आएगा, मतलब रियल लाइफ जैसे। तो गर्ल्स का रेडी होना मतलब गर्ल्स का प्री फर्टिलाइजेशन और गैमेट फॉर्मेशन, बॉयज़ का रेडी होना मतलब मेल का गैमेट फॉर्मेशन। अब उस दोनों का क्या हुआ, रेडी तो हो गए, बट एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, डेटिंग पॉइंट है, वहाँ पे जाना तो पड़ेगा ना। तो वहाँ जाने के लिए दोनों क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब ट्रांसफर होगी वहाँ से। अपना कोई व्हीकल लेंगे, खुद की गाड़ी है तो खुद की गाड़ी से जाएंगे, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों लेंगे। और फिर दोनों लेने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पर डेटिंग साइट है, वो डेटिंग साइट मान लो कि ये लड़की थी सुंदर सी, ठीक है, और ये लड़का था, ये लड़का था, ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। क्या हुआ कि ये लड़की है, तो ये लड़की क्या हुआ, रेडी रेडी हो गई। हाँ, रेडी हो गई। उसके बाद क्या है, यहाँ से ये ट्रांसफर हो गई, ये रेडी हो गई। अब उसके बाद ये तो रेडी हो रही थी आपस में, ये दोनों अपने अपने घर पे, ये अपने अपने साइड पे, मतलब जहाँ जहाँ इनका घर है वहाँ पे रेडी हो रहे थे। उसके बाद रेडी होने के बाद क्या हुआ कि अब ये ट्रांसफर मीन्स, ट्रांसफर मतलब ट्रांसपोर्ट। अब इससे अच्छे से समझ जाओगे, ट्रांसपोर्ट हो रहे थे मतलब ये। अब यहाँ पे हमारे ये पॉइंट है, ये डेटिंग साइट है, ठीक है। डेटिंग साइट, डेटिंग साइट मतलब हमारे लैंग्वेज में फर्टिलाइजेशन पॉइंट, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन साइट, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये मेल फीमेल के गैमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मेल गैमेट है, इसको हमने बोला कि फीमेल है तो फीमेल गैमेट बोले हमने इसको हमने बोला हमारे लिए क्या है, ये फीमेल गैमेट, और ये हमारे लिए क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। चल, समझ आ रहा होगा। अब ये दोनों ट्रांसपोर्ट क्या हुए, बस मान लो इन्होंने बस लिया, या फिर इनकी खुद की गाड़ी थी, इनकी खुद की गाड़ी थी, या फिर ये ट्रैफिक जो भी किए, इन्होंने ट्रांसफर होके क्या करा, ये यहाँ पे आई डेस्टिनेशन पॉइंट पे, यहाँ पे दोनों पहुंच गए, यहाँ पे दोनों पहुंच गए, ये दोनों डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए। ऐसा डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए तो इसका मतलब ये नहीं ना कि जैसे जैसे बैठ गए तो उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं आज से हम दोनों कपल, हम दोनों रिलेट हो गए, ऐसा तो नहीं करते ना। वो दोनों आपस में कंपेटिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। मतलब कंपेटिबिलिटी टेस्ट चेक करने का मतलब हुआ कि ये लड़की सोचेगी कि ये बंदा मेरे लायक है या नहीं, ये लड़का सोचेगा कि ये गर्ल मेरे लायक है या नहीं। आपस में एक दूसरे को चेक करेंगे, मतलब वहाँ पे बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, नाश्ता करेंगे, जो करना है करेंगे, बट दोनों आपस में बैठेंगे और बहुत देर तक, मतलब 1 घंटे 2 घंटे जितना उनका टाइम है, उन डिपेंड करता है कि क्या बोलते हैं ना कि उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग कैसी बन रही है। ट्यूनिंग क्या बोले, मतलब बोले तो दोनों के बीच में कैसा बन रहा है कि अगर मान लो कि मतलब इसने गर्ल और बॉय दोनों के बीच में अच्छे से नहीं बना तो उनकी डेट ½ एन आवर मतलब आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगी। अगर मन बन गया तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, फिर नेक्स्ट मीटिंग भी कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं बता रही हूँ। तो ये यहाँ तक साइड तक पहुँच गए, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे प्रोसेस है, मान लो दोनों में बन गया तो क्या बोलते हैं,
ये क्या ये दोनों में बन गया तो क्या हो गया, आगे जाके शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद आगे आगे का अपना जो लाइफ चलाएंगे चलेगा। तो वैसा ही है, यहाँ पे मेल गैमिट आई, फीमेल गैमिट आई। फीमेल गैमिट ये डेटिंग साइट मीन फर्टिलाइजेशन साइट पे आया। मान लो कि ये हमारा फर्टिलाइजेशन साइट है, इधर से ये फीमेल थी, तो फीमेल तो हमारी एग होती है, ओवम। अब ये डेटिंग साइट वाला भूल जा, ये अब क्या बोलते हैं, अब फर्टिलाइजेशन साइट वाला याद रखो, ठीक है। ये ओवम आई और ये हमारा आया स्पर्म, ठीक है। ये ओवम है, ये स्पर्म आया, फीमेल, ये मैं ह्यूमन को बता रही। अब ये दोनों आ गया, अब ये फर्टिलाइजेशन साइट पे अब डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं। अगर ये कैपेबल होगा ओवम, ये ओवम और ये स्पर्म कैपेबल होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगी। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हमारा आगे नेक्स्ट जनरेशन बना देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्टिलाइजेशन वही बनाता है ना, मैंने बताया था ना कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म आती है। यहाँ पे ये एक स्पर्म नहीं आएगा ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में इसके पास बहुत सारे स्पर्म पहुंचते हैं। 200 से 300 स्पर्म एक बार मतलब कॉपुलेशन होता है, जो मान लो कि कपल मेटिंग करते हैं तो उससे 200 से 300 स्पर्म फीमेल के वजाइना में आती है। वो फीमेल के वजाइना से लेकर फिलिपियन जंक्शन मतलब एम्पुलर जंक्शन जो फर्टिलाइजेशन साइट होती है वहां तक जाने में उसको बहुत मान लो बहुत ज़्यादा खतरा झेलना पड़ता है। जैसे बोलते हो ना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, वैसा ही लाइफ हो जाती है। इनको बहुत सारे इस मान लो उसके लिए ना एकदम बुरा से बुरा हाल हो जाता है वहां तक जाते जाते। जैसा नहीं बोलता है कि मेहनत करने वाले जो करते हैं कि आप जितना ज़्यादा आप घिसोगे उतना ज़्यादा आगे जाके डायमंड बनोगे। इनको काटा जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, इसको आपको पता है वेजाइना में जो वो होती है ना स्पर्म जाता है बेचारा, वो पहले तो हैप्पी हैप्पी रहता है बट अंदर जैसे जाता है ना तो वो उसके बाद पता है आपको वो क्या होता है ना कि इतना सारा उस पर एसिड अटैक होता है। हाँ, जो रियल लाइफ में बोलते हैं उसको, उस पर एसिड अटैक होता है। एसिड से उसको बाहर निकलना, उस पर मतलब उसमें बैक्टीरियल अटैक होता है, उसमें बहुत सारी अटैक होती है, उसमें काट पीट 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 सब। मतलब वो बोलती है मतलब फीमेल बोलती है कि तुम मेरा आगे जाके जनरेशन बढ़ाओगे, मेरे ओवम से रिलेट करने के लिए, वो एक ओवम है, बोलती तुमको मेरे तक आने के लिए ना तुमको बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। एकदम जो रोमांस वाली नहीं होती है वैसा ही चल रहा है ये, कि मतलब वो बेचारी रानी की जैसे बैठी हुई है और ये बेचारा खतरों से खेल के जा रहा है। और उसके बाद खतरों से खेल के मान लो इसके पास 2-3 आ गया, हाँ, खतरों से खेलने के बाद 2-3 आ गया तो उसके बाद क्या होगा, वो 2-3 में भी देखो अब 2-3 बंदे गए। मान लो एक गर्ल है बैठी हुई है सुंदर सी, और उसके बाद ये हुई वो बहुत सुंदर सी बैठी हुई है। अब ये 2-3 पूरा का पूरा 200 मिलियन में से 200-300 मिलियन में से 2-3-4 मान लो 5 मान लो कि गए, पूरा खतरों से खेल के पूरा खून से लथपथ है, फिर भी ये दया नहीं दिखाएगी। देखो इसको बिल्कुल बेरहम है, फिर भी ये दया नहीं दिखाएगी। अब क्या करेगी, अब ये बोलेगी अब तुम 5 में से जो कैपेबल है आ जाओ, मतलब मेरे जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म से पेनिट्रेट करो। अब जो तुम करोगे वही, अब दो सबके सब इसके साइटोप्लाज्म पे अटैक करेंगे, बट उसमें एक कैपेबल होगा वही इसके अंदर जाके इसके न्यूक्लियस से मीट करेगा और फर्टिलाइज करेगा। मैंने बताया था ना कि सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होती है, तो उसके बाद इस साइटोप्लाज्म से इसके एक ही है, साइटोप्लाज्म से मीट करेगी और फिर आपस में बन जाए मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई। अब हमें से बात के पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, इसने कितनी दया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना इसको, बेरहम कहीं की। चलो अब इस दोनों की वजह से तो फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, यहाँ पे बन गया हमारा जाइगोट। देखो ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, तो ये बन गया हमारा 2 फर्टिलाइजेशन मतलब 2n मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई। अब ये बन गई हमारी जाइगोट, यहाँ तक तो हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई। अब ये जाइगोट क्या करेगा, ऐसे ही थोड़ी ना जाइगोट रहेगा। अब ये जाइगोट है छोटा सा बच्चा अब वो बोलेगा इसको भी तो आगे डेवलप होनी है, इसको आगे जाके तो न्यू वन बनाना है ना, नया बेबी बनाना है। तो इसके जाइगोट के बाद जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस, ठीक है। चलो देखो, तो अब हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो एक एक प्रोसेस है मतलब हर प्रोसेस हमें सबसे पहले पढ़नी है। चलो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए सबसे पहले देखिए हेडिंग डालिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
ये मत जाके अपन बोल देना अब कि लड़कियां बेरहम होती है। मेरे तो मैम ने बताया था कि लड़कियां बेरहम होती है। ये प्रोसेस है, ये इसलिए इतना बड़ा प्रोसेस करती है ना वो, मतलब ओवम, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा, मतलब ये देखो जैसे एग्जाम होती है, एग्जाम में आपको कितना ज़्यादा स्टेप लेके जाना पड़ता है, एक यूनिक निकल के आता है, एक कि वो उसके रियल में उसके लायक है या नहीं, वो निकल के आता है। जैसे कि मान लो नीट का ही एग्जाम है, कितने बच्चे देते हैं, आपके बार कितने मतलब एप्लीकेबल थे, हाँ, मतलब 14 मिलियन, मतलब 14 लाख बच्चों में से कितने, एम्स का मैं बात करूँ अगर मैं सिर्फ एम्स का, तो एम्स में मतलब 200-300 बच्चे, 200-250 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इसका प्रोसेस है कि उस एम्स में जाके आप एम्स वाले डॉक्टर हो, नाम आपके आगे अगर टैग लग गया एम्स का, ये नहीं कि एम्स स्कूल कॉलेज में जाना, एम्स के बाद भी, कॉलेज में जाने के बाद भी स्ट्रगल होती है, बट ना भी अभी देख लो कि अब जैसे नीट यूजी क्लियर करा, उसमें आपको टैग लग गया एम्स का, आपकी रुतबा ही अलग हो जाएगी, लोग आपको रिस्पेक्ट से देखने लगेंगे, तो वो रिस्पेक्ट गेन करने के लिए करना पड़ता है ना ये, तो उसके लिए है प्रोसेस कि आप जाके ऐसे ही नहीं गिने चुने किसी को भी ये बिठा दे तो फिर उसका वैल्यू नहीं पता चलेगा आपको। अगर मान लो लोकल किसी भी बच्चे को ये पढ़ा दे, मतलब सीधे एडमिशन करवा दे एम्स को, तो उसको उसकी रियल लाइफ, उसकी रियल वैल्यू, जो उस एम्स तक पहुंचने वाले डॉक्टर्स की वैल्यू होती है, उसे खुद पता नहीं चलेगा। जब तक बंदे को खुद पता नहीं चलता है ना कुछ भी, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। दुनिया आपको कितना भी वहां तक ढकेल दे, हाँ, फिर भी जब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए अपने आप से, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, सच में नहीं कर सकते हो जब तक आपको अंदर से लगे नहीं कि हाँ भाई ये इसके लायक मैं हूँ नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी के लिए उतना करती है वो, इसी के लिए उतना ज़्यादा कि इतना ज़्यादा कर देंगे आगे जाके भविष्य में ये उसके लायक है कि नहीं, फ्यूचर में एक नया यंग वन, एक नया बच्चा बनाने के लिए। मान लो उसमें टेढ़े मेढ़े भी स्पर्म है जिसके डिजीज नहीं हो जाते, हाँ, कि मान लो कभी कभी होता है, आप देखोगे जन्म लेता है बच्चा, किसी का पैर नहीं होता है, ये किसी का हाथ नहीं होता, किसी का तो हेड भी नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड में दिखाता है, तो वो फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है, मदर तो बन जाती है। मान लो कि जो एक मतलब इतना लड़ेगा नहीं, किसी का कभी कभी होता है ना कि मदर अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है, वो प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, जैसे गांव वाले लोग ये सब अभी उतना नहीं पता होता, तो 2 मंथ बाद वो प्रेग्नेंट डॉक्टर से मिलने जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले, गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं, वो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड प्रेफर करती है, मतलब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में जाता है, वो 2 महीने से पहले से तो नहीं कराई, 3 महीने पहले नहीं कराई, और 3 महीने के बाद वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, 3-4 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, अब पता चलता है कि भाई उसका एक हाथ ही नहीं है, एक पैर ही नहीं है, एक हाथ मतलब थोड़ा सा छोटा है या बड़ा है, तो अब वो क्या करेगी। अब देखो, अब 3 महीने तक जो माँ अपने पेट में बच्चे को पाली, अब उसके बाद उसको पता चलेगा कि नहीं अब ये इसका हाथ नहीं है, तो बिना हाथ वाला बच्चे को क्या करेगी। ये दो ही ऑप्शन है, या तो 3 महीने के अंदर है तो वो क्या करेगी, अबॉर्ट करेगी, अगर 3 महीने के बाद है, 3 महीने के बाद अगर अबॉर्ट करेगी तो उसके माँ के लिए भी खतरा है। तो इसी के लिए वो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, ताकि एक बेस्ट, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट, मतलब पूरे बहुत अच्छों में से एक अच्छा निकल के आए, ताकि वो सब डिजीज से रिकवर हो जाए, ठीक है। इसी के लिए उतना ये करती है ओवम, ठीक है। चलिए देखो, इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमारा होता है, ये एक इवेंट है, इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन which occur to form zygote into their नेक्स्ट फॉर्म। इसके नए फॉर्म, जाइगोट तक तो बन गया, उसके नेक्स्ट जो फॉर्म होगा उसको फॉर्म में ले जाने के लिए फॉर्म, ठीक है, ये वही इवेंट है, ठीक है। चल अब इसमें देखो, अब हम इसमें पढ़ना है कि जैसे कि पूरा कि जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा, ये सब। चलो ठीक है, तो सबसे पहले लिखो जाइगोट, जाइगोट क्या है, उसी में नंबर 1 में लिखेंगे जाइगोट क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। चलो देखो, जाइगोट तो यूनिवर्सल है ना, कि हर ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बनता है, ह्यूमन हो प्लांट हो सब में, तो जाइगोट इज यूनिवर्सल। इसको रेड से लिख लो, इट इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होता है टू एन सेल विच इज यूनिवर्सल in all sexually reproducing
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें जाइगोट हमारा यूनिवर्सल, मतलब सब में बनेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक में बन जाएगा दूसरे में नहीं बनेगा, ये सब में बनेगा, ठीक है। चलो दूसरा लिखिए, इट इज द वाइटल, मुख्य, ठीक है, इट इज द वाइटल लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसके आगे वाले जनरेशन के दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। जाइगोट ही है, आगे जाके क्या करेगा कि एक ये मतलब हो गई हमारी जाइगोट बना, जाइगोट से आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म इसी का फॉर्म बनेगा। जैसे ह्यूमन का तो अलग ही केस है, पूरा का पूरा फॉर्म मैं लिखवाऊंगी, यहाँ पे जाइगोट से सीधे हम एम्ब्रियो पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलिए हो गया। चलो अब लिखिए टाइप ऑफ जाइगोट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, उसकी किस तरीके का लाइफ साइकिल है उसके बेसिस पे जाइगोट, ठीक है। टाइप्स ऑफ जाइगोट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। हमने दो लाइफ साइकिल पढ़ा है, हाँ क्या बोलते हैं, कितने तरीके की लाइफ साइकिल होती है प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा। एक होती है हैप्लॉन्टिक, एक होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और तीसरा होता है डिप्लॉन्टिक। ये लाइफ साइकिल्स होती है ना हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दिया हुआ है प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो इसका हमें इसे क्या पढ़ेंगे कि एक होती है हैप्लॉन्टिक की अलग लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों की लाइफ साइकिल सेम होती है। तो एक मतलब यहाँ पे अभी ऐसे ही करके लिखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, यहाँ पे लिखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, और एक डिप्लॉन्टिक। चलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, जिसमें जाइगोटिक मियोटिक होता है, मतलब जाइगोट में मियोसिस होता है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑकर किसमें होता है, इसमें एग्जांपल लिख लो, ऑकर्स इन जनरली एल्गी में होता है, ठीक है। तो एक ही लिखेंगे, ये बाकी सब रेस्ट, ब्रायोफाइट, ये प्लांट्स के बारे में दिखा रहा है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो एंड एंजियो, जिम्नो का मतलब जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखो इसमें तो जनरली क्या होता है, इसमें देख लो सीधे, बस उसको आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। इसमें तो जाइगोटिक प्लेस पे क्या होता है, जाइगोट मतलब 2n, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो, सीधे लिख लो जाइगोटिक, यहाँ पे माइटोसिस होता है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जाइगोट क्या है 2n, तो 2n से हमारा इसको आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, वो भी 2n बनेगा, तो यहाँ पे जाइगोटिक माइटोसिस होता है। और यहाँ पे हमारा बनता है जाइगोटिक 2n, ये बनता है मियोसिस होती है इसमें, मियोसिस, ठीक है। चल इसमें मियोसिस मतलब हैप्लॉन्टिक डिवीजन, आगे जाके इसका बनेगा
तो स्पोर बनेगा इसमें, ठीक है। स्पोर क्या होता है हमारा एन, ठीक है। इसमें बनेगा हमारा एम्ब्रियो 2n, स्पोर भी बनेगी तो 2n, ठीक है। चलिए समझ गया, हो गया हमारा। अब इसका मैं थोड़ा सा ये आपको ये सब हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक ये सब मैं यहाँ पे डिटेल नहीं करवा रही हूँ। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे 11th वाली, 11th वाली अब तो पढ़ चुके होंगे, और जो 12th मतलब जो मैं 11th वाले में पढ़ाऊंगी तो उसका मैं पूरा का पूरा डिटेल पढ़ाऊंगी, ठीक, नोट कर लो। हो गया, चलो। इस चैप्टर में ना आपको उतना नहीं पूछेगा, ये सब मैंने इतना सारा करवा दिया है। आप सोच रहे हो कि चैप्टर में इतना लंबा क्या है। इस चैप्टर को इसलिए इतना मैंने करवाया है बिकॉज क्या है ना, इसका सारा का सारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन का मेन प्रोसेस जितना है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सबका बनाना था हमें, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कराया। इसमें मैंने कराया था, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स के कवर हो गए, आप देखोगे बहुत सारे। तो क्या करना है ना कि सब मतलब ओवरव्यू है ये, कि पूरा का पूरा आप एक बार चैप्टर देखोगे तो फिर जाके देखोगे तो हाँ ये यहाँ पे पढ़ा था, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और फिर वो चैप्टर वाइज तो पढ़ाएंगे ही, वो तो है ही, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें पढ़ाएंगे ही ना रिप्रोडक्शन सारे का, तो ओवरव्यू है ये, ठीक है। आधा अधूरा एक एक अगर मैं एक एक वर्ड लिखवा दूं बस, तो वर्ड भी आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर फायदा नहीं है। इसी के लिए मैं उससे रिलेट करके आपको बता भी रही हूँ कि वो होता क्या एग्जैक्टली, क्योंकि जिस चीज को आप सुनते हो बोलते हो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। क्या बोलते हैं ना उसको, ज्ञान ना होना बेटर है अधूरा ज्ञान होने से, ठीक है। तो आपको अधूरा नॉलेज लोगे तो वो आपको दिमाग में एकदम उल्टा पुल्टा ख्याल आएगा, तो उससे बेटर है जानो ही नहीं, या फिर जानो तो पूरा जानो, ठीक। चलिए अब लिखिए एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, देखो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा किससे, फ्रॉम जाइगोट, फ्रॉम जाइगोट। इट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, एक ही एकदम से नहीं बन जाता, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ, दोबारा से लिख देती हूँ मैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फ्रॉम जाइगोट। देखो मैंने प्रोसेस इसलिए लिखवाया कि इसमें ऐसा नहीं है कि सीधा जाइगोट हुआ है, जाइगोट से सीधे का सीधे एम्ब्रियो बन जाएगा, उसमें प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस का मतलब होता है एक सीक्वेंसली हर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। एक प्रोसेस का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स, अगर सीधे फॉर्मेशन का मतलब हुआ सीधे जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाना, तो ये प्रोसेस है। क्योंकि एनिमल में पढ़ेंगे हम लोग, ह्यूमन बीइंग में, तो आप सबसे पहले जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से बनता है मॉडुला, फिर ब्लास्टुला, तो ये सारे स्टेप्स है ना, तो फॉर्म प्रोसेस हो गया। चलो अब देखो एक साइड लिखो, अब बस यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, जाइगोट, ये हमारा जाइगोट, इधर हमारी बन गई एम्ब्रियो। जाइगोटी जैसा नहीं है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, जैसे प्लांट का ले ले तो ऐसा बन जाता है कुछ, उसमें न्यूक्लियस का अलग डिफरेंशियल होता है, इसको अलग से लिखो, यहाँ पे लिखो एम्ब्रियो। अब देखो एम्ब्रियो, जाइगोट एंड एम्ब्रियो। जाइगोट का इसका फ्लोइडी क्या होता है, 2n, ठीक है। फ्लोइडी 2n, इसकी फ्लोइडी भी 2n, ठीक है। ये सिंगल सेल है,
ये मल्टी सेल, मल्टी सेल, ठीक है। समझ गए, ये सिंगल सेल होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, ये डिप्लॉयड होती है। 2n का मतलब तो डिप्लॉयड हुआ, ये हैप्लॉयड होती है, ठीक है। चलो, ठीक है, ये सेल होता है, ये इसका ये परमानेंट फॉर्म है, ठीक है। डिफरेंशिएशन फॉर्म पे देखोगे ना, बेसिस पे, डिफरेंशिएशन बेसिस पे देखेंगे तो ये परमानेंट फॉर्म हो जाता है। अब इसका देखो यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, इसका अब डिवीजन नहीं होगा, ये डेवलप होगी, तो डेवलप होने के बाद हमारा हैंड बनेगी, पैर बनेगा, कान मुंह बनेगा, लेकिन डिवीजन नहीं होगा। जितना सेल था उतना ही सेल रहेगा, आगे इसका फॉर्मेशन होगा। देखो, डिवीजन में और फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। डिवीजन का मतलब होता है सेल का डिवीजन, ठीक है। फॉर्मेशन का मतलब होता है उसी जितना सेल है उसी के ऊपर, मतलब उसी में और ज़्यादा ऑर्गेन्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन बेसिस पे ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, टूट के दूसरा सेल बनता है, तो उसका बेसिक नहीं होगा। ये बस फॉर्मेशन आगे प्रोसेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसको परमानेंट सेल लिखना है। ये मत सोचना कि परमानेंट सेल तो ऐसा ही है तो उसका आगे हमारे जैसे कैसे बन जाते हैं। परमानेंट सेल, चलिए चलो, हो गया, ठीक है। चलिए अब लिखिए ओविपेरस एंड विविपेरस। चलो इधर लिखो ओविपेरस, ओविपेरस, इधर लिखो विविपेरस, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो इसमें दो होते हैं, फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड। देखो किस बेसिस पे बोल रहा है ये हमें देखना है सबसे पहले। देखो ओविपेरस का मतलब क्या होता है, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। ये एग देती है हमें, एग लेइंग, ठीक है। और ये होता है यंग वन, यंग वंस, ठीक है, ठीक है। तो इसका बस एक ही है, यंग वंस। एग्जाम्पल लिख लो, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग मीन लिख लीजिए सारा मैमल एक्सेप्ट, मोस्टली मैमल्स लिख लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। विविपेरस में मोस्टली मैमल्स, मैमल्स होता है मोस्टली, ये लाइन ध्यान रखो, मोस्टली लिख रही हूँ मैं, ऑल नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा। और थियोजेनस जो होता है, प्लेटिपस इसको बोलते हैं, मोस्टली लिखो, ठीक है। मोस्टली होती है मैमल्स, ठीक है। सारे के सारे मैमल्स नहीं, मोस्टली मैमल्स जो होती है वो हमारी विविपेरस होती है, ठीक है। अब देखो ओविपेरस में मैंने लिखा है एग लेइंग और ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है, एक फर्टिलाइज्ड दिखा है मैंने, अनफर्टिलाइज। इससे क्या समझते हैं, एग लेइंग मतलब एग रिलीज करती है, एग रिलीज कौन करेगी, फीमेल, ठीक है। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो रिलीज करती है उसको बोलते हैं, ये मतलब फर्टिलाइज्ड एग रिलीज करती है उसको बोलते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज करती है, लिख लो यहाँ पे, विच रिलीज फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। आइए लिख लो विच रिलीज अनफर्टिलाइज्ड, देखिए अनफर्टिलाइज्ड एग,
देखो ये है जो अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज करेगी और ये है जो फर्टिलाइज्ड एग रिलीज है। अनफर्टिलाइज्ड एग कहने का क्या मतलब है, जिसका फर्टिलाइजेशन हमारा एक्सटर्नल होगा, ठीक है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग कहाँ रिलीज करेगी, जो फर्टिलाइजेशन साइट है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन साइट हमने क्या पढ़ा था, अम्फीबिया, एम्फीबियंस में पढ़ा था हमने, अब बोनी फिशेस में पढ़ी थी क्या, कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों हमारे पानी में क्या होता है, ये जो पानी है तो इधर से मेल आया, इधर से फीमेल भी अपना रिलीज करिएगा, दोनों फर्टिलाइजर पानी में आया, फर्टिलाइजर दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया, वहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया था हमने, तो इसमें लिख लो, ये तो पानी में, तो ये लिखो ऑकर्स इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चलो बढ़िया, समझ आ गया। आइए क्या होगा, ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये होगा ऑकर्स इन इंटरनल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है, समझ गया। चलो अब ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। तो इंटरनली फर्टिलाइज करेगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सील्ड तो बननी पड़ेगी ना, हाँ, तो इसमें बनता है कैलकेरियस, इसमें बनता है कैलकेरिया, कैलकेरियस सील्ड, ठीक है, इसमें कैलकेरियस सील्ड बनता है, इसमें हमारा कैलकेरियस नहीं होगा, एब्सेंट लिख दो सीधे से, ठीक है, इसमें कैलकेरियस सीड बनता है और इसमें कैलकेरियस सेल नहीं बनता है। कैलकेरियस सेल का मतलब होता है ना, जैसे कि आप अंडा खाते हो ना हेन का, तो हेन का अंडा के ऊपर जो खोखला जो वाइट कलर का सिल्ड नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं, कैल्शियम का बना होता है वो, लिख लो, यहाँ पे आएगा नहीं, छोटा सा लिख लो, फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का बना होता है, इसके लिए हम इसको कैलकेरियस बोलते हैं, कैलकेरियस, CARIOS होगा। चलो ठीक है, ये कैलकेरियस सेल होता है, ये कैलकेरियस सेल इसमें नहीं होता है क्योंकि अंडा है बाहर, ये कैलकेरियस सेल इसलिए बनाता है ना क्योंकि मदर के वूंड में रहेगा, फिर उसके बाद वो फर्टिलाइज जाइगोट बाहर निकलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नेचर से जनरेशन, मतलब नेचर से उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए मम्मी अपने बच्चे के ऊपर से ना कवर्ड बना के, मतलब पहले से उसको कपड़ा बना के बाहर निकालती है, ठीक है, समझ गए, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, ये फर्टिलाइज्ड वाले में अनफर्टिलाइज्ड वाले में समझ आ गया। चलो अब लिखो क्या बोलते हैं इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं नीचे लिखवा दूँ, चलो हो गया यहाँ तक, ठीक, चलिए हो गया, चलो फिर रब कर दो, लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल वैसे ही आपको समझ भी आ गया होगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत हद तक आपको समझ आ गई होगी। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस, फर्टिलाइज्ड है ना, तो इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स होती है जो क्या ये होती है फर्टिलाइज्ड। इसका एग्जाम्पल, इसमें कार्टिलेजिनस फिश भी लिख लो क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिए बोनी फिशेस, ठीक है, एम्फीबियंस, मेंढक, टर्टर जो नहीं करती है, एम्फीबियंस, ठीक है, हो गया। चलो सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये हमारी हो गई। चलो अब कुछ है जो प्लांट्स की पोस्ट फर्टिलाइजेशन का फॉर्म बस लिखना है कि कौन सा फॉर्म कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कि प्लांट का कौन सा पार्ट क्या कन्वर्ट होता है। चलो ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं।
हो गया, चलो नोट करो, लिखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। फ्लावर, ठीक है, ठीक है, देखिए समझ गया, चलिए चलो, ठीक है, ये मैंने ओवरव्यू ऐसे ही बना दिया है, आपको समझ आ जाना चाहिए कौन सा पार्ट क्या है सो, ठीक है। चलो सबसे पहले देखा, ये पोर्शन हमारी क्या है, ये क्या है, थैलेमस, ठीक है, ये हमारा है सेपल, ये हमारा है पेटल, ठीक है, ये हमारा है फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, ये हमारा है फीमेल पार्ट जिसको कार्पल बोलते हैं, और पेस्टिल जो है, चलो समझ गए, ये 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं ना, फोर वॉल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, ये जो है सबसे पहले लिखो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ठीक है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ठीक है, ये चारों है। सेपल पेटल तो पता ही आपको, ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये मल्टी कलर भी हो सकता है, कलरफुल होता है, लिख लो कलरफुल, पंखुड़ी, प्लांट फूल की पंखुड़ी, ठीक है, और ये स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, समझ गया, चलो ठीक है, लिख लिए, ये लीफी स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन लीफी, लीफी लिख लो, स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा देखना फूल में ना साइड में, जैसे कि एक मतलब रोज़ का प्लांट ले लो, रोज़ का फ्लावर ले लो, तो रोज़ का फ्लावर ऐसे ऊपर फूल रहेगा, नीचे 2 लीफ लगा रहता है छोटा छोटा सा, तो उसको बोलते हैं, अच्छा सा दिखता है, अट्रैक्टिव, तो वही है हमारा ग्रीन पेटल, सेपल, और जो पंखुड़ी है रेड वाली वो हमारी ग्रीन, ये सेपल है, पेटल है, और स्टेमन और कार्पल तो अंदर होता है, रोज़ में अंदर होता है, ऊपर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, चलो समझ गए, बस अब क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, ये तीनों पोर्शन यहीं पे लिख लो, ये तीनों है, सेपल, पेटल और स्टेमन, ये जो होता है डिटैच्ड हो जाता है, डिटैच्ड, डिटैच्ड आफ्टर रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन लिख लो या डिटैच्ड इन लिख लो, रिप्रोडक्शन
आफ्टर मतलब ये रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन लिख लो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब आफ्टर नहीं लिखो, सीधे डिटैच्ड इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसका आगे कोई काम नहीं है। ये तीनों पोर्शन डिटैच्ड हो जाएंगे, टूट जाएगी और अलग हो जाएगी, ठीक है। बचेगा बस और बस हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब फीमेल मतलब पूरा का पूरा कार्पेल, और वो कार्पेल पूरा हमारा बन जाता है ओवरी, ठीक है। आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवरी और ओव्यूल में, ठीक है। तो ओवरी हमारे आगे बनाएगी पूरा का पूरा फ्रूट और ओव्यूल बनाएगा सीड, ठीक है। ये लिख लो, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, एक लाइन बचा हुआ हो जाएगा फिर। चलिए हो गया, चलो ठीक है। देखो यहीं पे लिख लो, नोट कर लिया होगा ये। देखो तो हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, वो सारे के प्रोसेस हट गया, बस मेल आया फीमेल पे, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ, एक बने, वो बन गया एक ओवरी, कार्पेल, पिस्टिल कन्वर्टेड इनटू ओवरी, पिस्टिल के अंदर ही है, कन्वर्टिंग करता, एक ओवरी बनता है, एक बनता है ओव्यूल, ठीक है, ठीक है। जो ओव्यूल हमारी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, फ्रूट ओव्यूल कन्वर्ट हो जाती है सीड में, ठीक है, ठीक है, समझ गए। ओवरी कन्वर्ट हो गई पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फ्रूट में, और ओवरी कन्वर्ट हो गई हमारी सीड में, ठीक है। और उसके बाद है ओवरी के ऊपर एक ओवेरियन वॉल बन जाएगी, ठीक है। ओवरी के लिखिए, नीचे लिखिए ओवरी, ओवरी वॉल, तो वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वॉल में, फ्रूट का जो ऊपर का छिलका खाते हैं ना, वो वाली फ्रूट वॉल, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। चलो हो गया, अब ओवरी कन्वर्ट हो गई हमारी फ्रूट वॉल में, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, समझ गए। चलो हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन चैप्टर कंप्लीट, समझ आ गया। जैसे कि कोई खाना खाते हो तो उस छिलका केला का या कोई फ्रूट ले लो, तो उसमें सारे पोर्शन आपको समझ आ गए होंगे, समझ गए। चलो सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब है बस एक, इसका मैं एक लेक्चर में इसके सारे जितने क्वेश्चन है एक क्वेश्चन वाला लेक्चर ले लूँगी, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। चलो लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही फैलाते रहिए, अपना प्यार बहलाते रहिए मुझे, ठीक है। चलिए ओके बाय।